हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि थाने में जाकर के अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाती है, मान लीजिए गंभीर घटना हो जाती है, तो अधिकतर क्या होता है, हम लोग उल्टी सीधी तहरीर किसी से लिखवा लेते हैं या किसी से थोड़े से कोई जानकार होता है हल्का सा उससे पूछ लेते हैं और तहरीर जा करके दे आते हैं लड़ाई झगड़े की। और उस पर आधार कर लेकर के पुलिस वाले एक तहरीर लेते हैं, उस पर आधार पे वो एफआईआर लिख देते हैं आपकी। उसमें कोई दम नहीं होती है, ना उसमें कोई ऐसा पॉइंट होता है कि मजबूत एक एफआईआर कैसे लिखाई जाए। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मजबूत एफआईआर किस तरीके से लिखाएं और किस किस बातों का ध्यान हमें इस एफआईआर में रखना चाहिए। इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी से हो जाता है या कहीं आप जाते वहाँ हो जाता है, रास्ते में हो जाता है, और किसी भी कंडीशन में किसी भी कारण किसी भी वजह को लेकर आपका झगड़ा हो गया, मान लीजिए मारपीट हुई और मारपीट में हो सकता है आपके कोई गंभीर चोट आ गई, या मान लीजिए चोट ऐसी आ गई कि हो सकता है आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जा करके। गंभीर चोट, सर फट गया, हाथ टूट गया या पैर टूट गया या कोई भी गंभीर चोट आ गई, अंदरूनी हड्डी वड्डी टूट गई कोई शरीर की, तो और आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो अगर आप एडमिट है हॉस्पिटल में तो एफआईआर लिखाने आप तो जा नहीं सकते, आपका कोई घर का बंदा ही जाएगा एफआईआर कराने, क्योंकि जब तक आप सही होंगे तब तक समय लग जाएगा। एफआईआर में देरी ठीक नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है, कभी कभी जिसकी लड़ाई होती है तो वो तो ना जा करके किसी घर वाला कोई जाता है, जैसे लड़ाई होती है उसका भाई जाता है, उसका फादर जाता है या उसका सगा संबंधी एफआईआर लेकर के जाता है, तहरीर देता है कि हाँ साहब उस दिन लड़ाई हुई थी, इस टाइम पे हुई थी और ये नाम थे, और दे करके चलाता है। लोग तहरीर पे पुलिस वाले करते क्या है, अधिकतर जब उसमें देखते हैं कुछ मजबूती उसमें नज़र नहीं आती है तो पुलिस वाले उसमें एनसीआर लगा करके मामला रफा दफा कर देते हैं। फिर आप वहाँ कचहरी के चक्कर लगाइए, एनसीआर दर्ज कराइए, एनसीआर दर्ज कराने के बाद में वो हल्के मामलों में हल्की धाराओं में जो मामला दर्ज हो जाता है, और उसमें जो से लड़ाई हुई है आपकी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल्की धाराओं में मामला जब दर्ज होता है तो अपने अवेलेबल अफेंस होते हैं, वो बेल करा कर आराम से घूमते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एफआईआर में करना क्या होता है, मान लीजिए अगर चोट लग जाती है, हॉस्पिटल में है भी, तो आप घर वाले अगर कोई भी एफआईआर कराने जा रहा है तो उसको ये बात ध्यान, सबसे पहले उसको जानकारी लेनी है कि किसने मारा था, जिससे लड़ाई हुई है। अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसको किसने मारा था, कितने वो लोग थे जिन्होंने उसको मारा था, उनके क्या क्या नाम थे, ठीक नाम क्या था, उनके अगर कोई निक नेम है घर के तो उनके घर के नाम क्या था, ताकि अगर कोई नाम है तो उसको उर्फ करके भी उसका नाम लगाया जा सके। या कोई कागजों में उसका कोई नाम है आधार में और घर पे उसका कुछ और नाम है तो दोनों नाम उर्फ करके उसमें एडमिट किया सकें एफआईआर में कि ये इनके नाम थे। उनके फादर्स नेम, बिल्कुल सही सही नाम उनके फादर्स की, या उनकी एज क्या थी, उनकी जो एज थी उस समय वो क्या क्या थी, कितने लोग थे, अगर वो कितने लोग थे उनकी संख्या गिनती की कि किन किन लोगों ने मारा था, और जो लोग थे वो आपस में उनके क्या क्या संबंध थे और किस कारण वो मारने आए थे या किस कारण उन्होंने मारा था, किस किस का साथ लिया था, उन्होंने अगर मारा था तो किस किस चीज़ से उनको मारा था, किसकी डंडे का, रॉड का, पाइप का, किस हथियार का इस्तेमाल करा था जिससे उन्होंने मारा था। ये सब एफआईआर में होना चाहिए। अगर उस समय अगर आप गंभीर चोट में थे और आपको अस्पताल ले गया था तो कौन उस समय आपका अस्पताल ले गया था एडमिट कराने, उसका भी नाम की जिसने मारा था, और उस समय जिसके सामने वो मार रहा था वो गवाह आई विटनेस, वो उन गवाहों के भी नाम आपको डालने हैं, एड्रेस सहित कि कहाँ कहाँ वो गवाह कौन थे, उनका पता क्या था, ये सब कुछ। और जो मुलजिम इन्होंने मारा उनका भी पता सही सही, या हो सकता है फ़ोन नंबर आपके पास हो तो फ़ोन नंबर भी उसमें डालिएगा। इससे होता है कि पुलिस वालों को उनको ढूंढने में आसानी होती है। उसके बाद में अगर आप अस्पताल में हैं और आपका कोई डॉक्टर का इलाज कर रहा है या हाथ या पैर टूट गया, उसमें अगर आपको प्लास्टर वगैरह या हड्डी उसने जोड़ी वोड़ी है, तो जो डॉक्टर इसने इलाज किया उसका विटनेस, उसकी गवाही कि उसने वो इलाज किया, वो उसको बताएगा उसमें जाकर कि हाँ मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, वो भी बाद में आप दे सकते हैं। क्योंकि एफआईआर जब हो जाती है उसके बाद में भी चार्जशीट में वो डॉक्टर अपनी गवाही के लिए एक उसका हिस्सा, चार्जशीट का उस मुकदमे का गवाही के लिए अपना हिस्सा उसका बन सकता है। एक पर्चा अलग से कट जाता है कि चार्जशीट में वो वहाँ जाके लग जाता है। अगर चार्जशीट मान लीजिए बन भी जाती, दर्ज भी हो जाती है, उसके बाद में भी अलग से एक पर्चा काटा जा सकता है। ये प्रावधान है कि उसमें गवाह के तौर पे कि इन्होंने इलाज किया था, ये गवाही देना चाहते हैं कि हाँ गंभीर चोट थी, कहाँ चोट थी, कहाँ किस तरीके से इन्होंने इलाज किया था, और और जो जिला अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल होता है, हालांकि एफआईआर दर्ज होती है तो सेक्शन और धाराओं में, किन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज होगा उसके लिए सर्टिफिकेट या मेडिकल सरकारी अस्पताल से ही बनता है। वही लोग इलाज करते हैं, वही लोग मेडिकल करते हैं, वहीं से वो लोग आपको मेडिकल बना के देते हैं। मेडिकल के आधार पर ही एफआईआर में जो सेक्शन होती है, धाराएँ होती हैं, वो जोड़ती हैं। मान लीजिए अगर सर फट गया, आप इतने गंभीर थे कि आप मर सकते थे लेकिन मरे नहीं, लेकिन इरादा उनका मारने का था लेकिन आप बच गए, तो उसमें 307 भी हो सकती है। 307 इरादा कत्ल जो सेक्शन होता है 307 भी आ सकता है। और गंभीर धाराओं मान लीजिए हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो 323 504 गाली गलौज, या घर में घुसे धमकी इरादे से पूरा प्लानिंग करके गाली गलौज मारा पीटा तो 323 504 506, ठीक है, 452। तो इस तरीके की जो नॉर्मल सेक्शन है वो तो लग ही जाते हैं। मान लीजिए अगर गंभीर चोट का मरने से आप बच गए तो 307 भी उसमें आ सकती है। कोई अगर अंग भंग हुआ है तो आपका 325 326 भी उसमें आ सकती है कि आपको कोई अंग भंग हो गया, हड्डी बड़ी उड़ गई, शरीर का किसी अंग को नुकसान हुआ है,
या मान लीजिए विकलांगता भी उसमें आ सकती है, अगर डॉक्टर मेडिकल में अगर साबित कर दे ये जो चोट हुई है ये सही नहीं हो सकती है, ये इनको इतने परसेंटेज के हिसाब से विकलांगता वो आंक लेते हैं कि इतने परसेंट ये विकलांग हो चुका है, सही नहीं हो सकता है, तो उस विकलांगता के हिसाब से भी सेक्शन उसमें गंभीर लग सकते हैं जो नॉन अवेलेबल हैं। ये सब हमें एफआईआर में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें उसमें बोलनी होती हैं कि हम जब मजबूत एक एफआईआर थाने में जाकर के दर्ज कराएंगे तो पुलिस भी मजबूर हो जाती है मुलजिमों को पकड़ने के लिए, दबिश देने के लिए और उनको जेल भेजने के लिए। अगर हमारी एफआईआर में कोई दम नहीं है तो पुलिस भी हाथ में हाथ रख के बढ़ती है कोई कार्रवाई उनको करने, क्योंकि जब दम ही नहीं है तो करें क्या वो। नॉन अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल ऑफेंस होते हैं, सब नॉन अवेलेबल होते नहीं है। तो मुझे लगता है जब जमानती होनी है तो करना क्या है, तो वो 41 से सीआरपीसी का नोटिस आता है, वो मुलजिमानों से साइन करा लेता है जिनमें 7 साल से कम की सजा है। जो मुकदमे जिनमें सेक्शन है इसमें 7 साल से कम की सजा है, उसमें पुलिस वाले करते हैं 41 से 1 का एक प्रावधान है, वो नोटिस आता है, वो साइन करा लेते हैं, हस्ताक्षर कराया उन्होंने और रख लिया, उनको एक छूट दी जाती है। इससे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि कच्ची जमानत हमें थाने से दे दी गई। वो कच्ची जमानत लेकर के वो मुलजिमान अपनी कचहरी कोर्ट जाते हैं, वकील के थ्रू अपनी जमानत करा लेते हैं और वो उसमें फ्री हो जाते हैं। बाकी मुकदमा चार्जशीट होने के बाद में चलता रहता है, लेकिन मुलजिमानों को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मामला गंभीर धारा में होता ही नहीं है। और पुलिस जब तक 7 साल से इसमें ऊपर की सज़ा नहीं होती है पुलिस उसमें मुलजिम को पकड़ ही नहीं सकती, अधिकारी नहीं हो, प्रावधान भी नहीं है। 7 साल से इसमें ज़्यादा की सज़ा है उसमें गिरफ्तारियाँ पुलिस कर सकती है, उसको पूरा हक है गिरफ्तारी करने का, लेकिन 7 साल से कम की सज़ा में वो गिरफ्तारी नहीं कर सकती, उसमें वो 41 सेकंड नोटिस ही साइन कराती है। तो हमें जो एफआईआर है उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किस तरीके से मुकदमे में दम रखनी है ताकि पुलिस मजबूरी के कारण उनको दबिश दे, उनको जेल भेजे, पकड़े और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उन्हें, और आप जो जिसको लड़ाई हुई है जिसको इंसाफ की पुकार है उसको इंसाफ मिले। इसलिए जो एफआईआर में मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर आपके साथ में भी या किसी पास पड़ोसी के साथ में भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसको बताइएगा। मैं एफआईआर में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जानकारी होगी तभी आप कम नुकसान उठा पाएंगे और हो सकता है नुकसान बिल्कुल भी ना उठाएं। मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ और लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी हो जाए। धन्यवाद।